आज के दिन सिर्फ एक या दो ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो रियल में सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। 2017 के फाइनेंस बिल में जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब गवर्नमेंट ने करप्शन को लीगलाइज कर दिया था। एंड इवन ईवीएम पर आए दिन इल्जाम लगाए जाते हैं कि ईवीएम हैक हो चुका है। एक्चुअली सच्चाई ये है कि ऑलमोस्ट हर डिक्टेटर दुनिया में इलेक्शंस जीतकर ही पावर में आते हैं। तब पंजाब बॉर्डर पर इस तरह से बैरिकेडिंग की गई कि जैसे किसान को नहीं, चाइना या पाकिस्तान की आर्मी को रोकने के लिए तैयारी की गई। 2021 में असम के एक बीजेपी लीडर की कार की डिक्की में रिजर्व्ड ईवीएम मिले थे। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए स्पेंड किए थे। ओपनली पुलवामा में हुए अटैक के नाम पर वोट मांगी थी कि जो यूपीए के टाइम पर स्कैम्स हुए थे, सीबीआई उनको आज तक ट्रैक कर रही है। एक टाइम पर बीजेपी और पीएम मोदी जिन लीडर्स पर करप्शन के चार्जेस लगाते थे, आज वही बीजेपी पार्टी के साथ खड़े हैं। जबकि न्यूज चैनल्स की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखे। एक फैसिस्ट स्टेट में गवर्नमेंट और नेशन को आपस में मिक्स किया जाता है, लेकिन हमारी मीडिया तो खुद ही एक जोक बनकर रह गई है। ये है मिस्टर अनिल मसीह, जो हाल ही में हुए चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शंस में प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। इनके एक्सप्रेशंस को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई स्कूल का बच्चा चीटिंग करते हुए पकड़ा गया हो। एंड हुआ भी ऐसा है। ये जो एक्सप्रेशन इनके चेहरे पर आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी में कैद हुआ है जब ये कांग्रेस और आप अलायंस के 8 वोट्स को इनवैलिडेट करके बीजेपी को विनर डिक्लेयर कर रहे थे। टोटल 35 वोट्स थी, जिसमें से 20 आप और कांग्रेस के अलायंस को मिले, जिससे वो क्लियर विनर थे। लेकिन 8 वोट्स को इनवैलिडेट करके अब 27 में से 15 वोट्स बीजेपी को मिलते हैं। अब लेकिन ये तो हमें तब पता चला जब वहां पर सीसीटीवी प्रेजेंट था। अब बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को फटकार लगाई, इस डिसीजन को रिवर्स किया और मिस्टर कुलदीप कुमार, जो आप आईएनसी अलायंस के कैंडिडेट थे, उनको राइटफुल मेयर ऑफ चंडीगढ़ डिक्लेयर किया। पर हर बार सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन शायद नहीं कर पाएगा और हर बार इलेक्शंस में होने वाली धांधली शायद सीसीटीवी में नहीं आएगी। आज के इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन को देखकर मुझे डिक्टेटर मूवी का ये सीन याद आता है। Imagine if America was a dictatorship. You could let 1% of the people have all the nation's wealth. You could help your rich friends get richer by cutting their taxes and bailing them out when they gamble and lose. You could ignore the needs of the poor for healthcare and education. Your media would appear free but would secretly be controlled by one person and his family. You could wiretap phones. You could torture foreign prisoners. You could have rigged elections. You could use the media to scare the people into supporting policies that are against their interests. अब इस डायलॉग में अगर आप अमेरिका को हटाकर इंडिया लगा दो तो आज की इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन को काफी हद तक डिफाइन किया जा सकता है। और इससे एक सवाल उठता है कि जब हमारे देश में फेयर इलेक्शंस हो ही नहीं रहे हैं, तो क्या आज भी इंडिया को एक डेमोक्रेसी कहा जा सकता है? क्या ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है या फिर मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी? अब ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर मेजॉरिटी वोट से किसी भी देश की गवर्नमेंट बनी है तो वो एक डेमोक्रेसी होगी, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। अगर डेमोक्रेसी को आसान शब्दों में समझाऊं तो एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां सभी सिटीजन्स के पास सेम राइट्स हैं, जिससे वो एक ऐसी सरकार चुन सकते हैं जिससे पूरे देश के हर सिटीजन और कम्युनिटी का भला हो। लेकिन अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो बेनिटो मुसोलिनी 1924 में जो इटली के प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी इलेक्शन जीत कर आए थे और बाद में उनको भी मेजॉरिटी वोट्स का सपोर्ट था। लेकिन क्या इटली उनके टाइम में एक डेमोक्रेसी थी? बिल्कुल नहीं। मुसोलिनी एक डिक्टेटर थे और उनकी पार्टी नेशनल फैसिस्ट पार्टी को आज भी फैसिज्म का प्राइम एग्जाम्पल माना जाता है। और जर्मनी के एडोल्फ हिटलर भी मुसोलिनी से काफी इंस्पायर्ड थे और नाजिज्म और फासिज्म में काफी सिमिलैरिटीज देखी जा सकती हैं। बट क्या ये दोनों डिक्टेटर्स नहीं थे? एक्चुअली सच्चाई ये है कि ऑलमोस्ट हर डिक्टेटर दुनिया में इलेक्शंस जीतकर ही पावर में आते हैं और पावर का नशा और वही पावर छिन जाने का डर एक लीडर को डिक्टेटर बना देता है। एंड हिस्टोरिकली काफी डिक्टेटर्स को बड़ी तादाद में पब्लिक का सपोर्ट भी मिलता आया है, क्योंकि वो लोगों में एक ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं जिससे लोगों को ऐसा लगने लगता है कि अगर वो ना होते तो ये दूसरी कम्युनिटी वाले लोग उनको मार ही डालते। ज्यादातर डिक्टेटर्स हमेशा अस वर्सेस देम की लड़ाई में लोगों को फंसा कर रखते हैं और ऐसा प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि जैसे मानो सब चंगासी। अब वैसे तो हर डेमोक्रेसी अपने सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स देती है, लेकिन पिछले 10 सालों में ऐसा काफी बार हुआ है कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स ऑफ प्रोटेस्ट को छीन लिया गया हो। आर्टिकल 19(1)(a) और 19(1)(b) के अकॉर्डिंग हर सिटीजन के पास फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट होता है, लेकिन सीएए और एनआरसी के प्रोटेस्ट के टाइम लोगों को प्रोटेस्ट करने से रोका गया था और बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर ने प्रोटेस्टर्स को देश का गद्दार बताया था और ऐसे नारे भी लगवाए थे। गद्दारों को
गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। अब सेम चीज हुई थी किसान आंदोलन के टाइम पर भी। जब किसान अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हर प्रोटेस्टर को खालिस्तानी कहकर एंटी नेशनल कहा गया और उन पर टीयर गैस, वाटर कैनन और रबर बुलेट से हमला किया गया। एंड बिल्कुल यही हुआ था रेसलर्स प्रोटेस्ट के टाइम पर भी, जब ओलंपिक मेडल विनर रेसलर्स ने अपने साथ हो रहे सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट आवाज उठाई थी, लेकिन उनके साथ भी पुलिस ने जोर जबरदस्ती की थी। और जिस पर हरासमेंट के एलिगेशंस लगे थे, बीजेपी एमपी और रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण इस सब के बाद भी ये कहते हैं, अब जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले, दबदबा था दबदबा रहेगा। मेरे हाथ से एक हत्या हुई है, बस एक हत्या मेरे हाथ से। और इस सब के बाद बजरंग पुनिया ने अपना मेडल प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस के बाहर रख दिया और साक्षी मलिक ने रिटायरमेंट ले ली। एंड सबसे रिसेंटली देश का किसान फिर से प्रोटेस्ट करने के लिए जब दिल्ली जाना चाहता था, तब पंजाब बॉर्डर पर इस तरह से बैरिकेडिंग की गई कि जैसे किसान को नहीं, चाइना या पाकिस्तान की आर्मी को रोकने के लिए तैयारी की गई हो। इस सबसे फिर से सवाल उठता है कि क्या किसी का फंडामेंटल राइट छीन लेना एक डेमोक्रेसी की निशानी है? अब डेमोक्रेसी में फेयर एंड अनबायस्ड इलेक्शंस भी होना बहुत जरूरी है, जहां किसी भी तरह के पावर इन्फ्लुएंस में आकर गवर्नमेंट ना बनाई जाए। लेकिन चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस एक प्राइम एग्जांपल है कि आज हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा। 2021 में असम के एक बीजेपी लीडर की कार की डिक्की में रिजर्व्ड ईवीएम मिले थे। हालांकि उस पर वोट तो नहीं डाले गए थे, लेकिन आप सोचिए कि क्या आप और हम ईवीएम को इतना इजीली एक्सेस कर सकते हैं? तो फिर एक बीजेपी लीडर के पास ये ईवीएम आए कैसे? इलेक्शन कमीशन पर आए दिन ये एलिगेशंस लगते हैं कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है और रूल्स को बेंड करता है ताकि बीजेपी को एक अपर हैंड मिल सके। अब वैसे तो 2022 में इलेक्शन कमीशन ने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन एक्सपेंडिचर को 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दिया था। लेकिन 2019 में जब ये सिर्फ 70 लाख रुपए था और बीजेपी ने टोटल 437 सीट्स पर इलेक्शन लड़ा था, तो क्या आप जानते हैं एग्जैक्टली कितना पैसा स्पेंड किया गया था? 1309 करोड़ रुपए स्पेंड हुए थे सिर्फ बीजेपी की तरफ से। अब अगर एवरेज निकालें तो बीजेपी ने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए स्पेंड किए थे, यानी लिमिट के 4 गुना ज्यादा। एंड ये तो ऑफिशियल फिगर्स हैं। इलेक्शंस में ज्यादातर पार्टीज अपने एक्सपेंडिचर्स को अंडर रिपोर्ट करती हैं, तो हो सकता है कि असली नंबर 3 करोड़ ना होकर उससे कहीं ज्यादा हो। और रूल्स के हिसाब से इलेक्शन कमीशन को इस सिचुएशन में कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एंड इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंडियन मिलिट्री फोर्सेस के नाम पर वोट नहीं मांग सकती। शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं। लेकिन 2019 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओपनली पुलवामा में हुए अटैक के नाम पर वोट मांगी थी। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन ने उनको डिस्क्वालीफाई किया? बिल्कुल भी नहीं। उल्टा उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने डायरेक्टली वोट शहीदों के नाम पर नहीं मांगे। अब लगता है कि इलेक्शन कमीशन को एक अच्छे से डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि एक बच्चा भी बता देगा कि पीएम मोदी ने किसके नाम पर वोट मांगी थी। चाहिए तो आप भी सुन सकते हैं। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? और इसके रिस्पांस में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के 156 रिटायर्ड ऑफिसर्स ने साइन करके इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा था और एक्शन लेने के लिए कहा था। लेकिन उस टाइम भी शायद इलेक्शन कमीशन सो रहा था। एंड इवन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंडियन आर्मी को मोदी की सेना भी बताया था। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। अब क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे जवान जो बॉर्डर पर हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, उनको कैसा लगेगा कि जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए आर्मी ज्वाइन की थी, आज उनको एक इंसान की सेना के नाम से वोट्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसे और भी इंसिडेंट्स हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से किसी भी पॉलिटिकल रैली के दौरान कम्युनल हेट्रेड नहीं फैलाया जा सकता। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी स्पीच में ये कहा था कि अगर कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है,
हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। और ये देखकर भी इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। एंड इवन ईवीएम पर आए दिन इल्जाम लगाए जाते हैं कि ईवीएम हैक हो चुका है। अब इसके बारे में अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है कि कैसे ईवीएम एक पूरे प्रोसेस से होकर गुजरती है और क्या ईवीएम को सच में हैक किया जा सकता है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट को भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि ऐसे कितने ही इंसिडेंट्स हैं जब इन रूल्स को तोड़ा गया था लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब दूसरी तरफ जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं जैसे सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उनको भी अपने पर्सनल वेपन की तरह यूज किया जा रहा है। 2017 के फाइनेंस बिल में जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था तब गवर्नमेंट ने करप्शन को लीगलाइज कर दिया था। एक टाइम होता था जब पॉलिटिकल पार्टीज के ट्रेजरर्स कॉर्पोरेट से पैसा लेकर आते थे, लेकिन पिछले 6 सालों में ये काम बीजेपी के लिए ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट ने किया है। न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट के हिसाब से ऐसे 23 कंपनीज हैं जिन्होंने 2014 के बाद कभी भी बीजेपी को पैसा डोनेट नहीं किया, लेकिन सीबीआई और ईडी की रेड के बाद 3 से 4 महीनों के बीच ही 23 कंपनीज ने 187 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। और 4 ऐसी कंपनीज थी जो ऑलरेडी बीजेपी को डोनेट कर रही थी, लेकिन रेड पड़ने के 3 महीने के अंदर उन्होंने डोनेशन काफी बढ़ा दी थी। एंड सीबीआई और ईडी सिर्फ फंड्स कलेक्ट करने के लिए नहीं, इवन ओपोजिशन को गिराने में भी बीजेपी की बहुत हेल्प कर रही है। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसके अगेंस्ट ईडी और सीबीआई की रेड पड़ जाती है, और जिन पर रेड पड़ती है उन्हें अगर क्लीन चिट चाहिए हो तो उन्हें बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ती है। एक टाइम पर बीजेपी और पीएम मोदी जिन लीडर्स पर करप्शन के चार्जेस लगाते थे और जिन पर सीबीआई और ईडी की रेड पड़ी थी, आज वही बीजेपी पार्टी के साथ खड़े हैं और उनके सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए हैं। असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया, हार्दिक पटेल और भी बहुत सारे हैं। 2014 से अब तक टोटल 124 पॉलिटिकल लीडर्स पर सीबीआई ने रेड मारी है, जिसमें से 118 सिर्फ ऑपोजिशन के हैं। अब बीजेपी सपोर्टर्स का ये कहना है कि जो यूपीए के टाइम पर स्कैम्स हुए थे, सीबीआई उनको आज तक ट्रैक कर रही है और ऑपोजिशन में ऑलमोस्ट सभी करप्ट हैं। लेकिन सेम सीबीआई इन लीडर्स के पार्टी स्विच करते ही उन्हें क्लीन चिट दे देती है। और अगर इस सब के बाद भी कोई दूसरी पार्टी स्टेट इलेक्शन जीत जाती है तो या तो उन्हें पैसे देकर खरीद लिया जाता है या फिर ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट का मिसयूज करके उन्हें अपनी साइड ले लिया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, जहां एमपी और एमएलए का इस्तेमाल किया जाता है एक गवर्नमेंट गिराकर दूसरी गवर्नमेंट बनाने में। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिससे क्लियरली समझ में आता है कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। एनसीपी के अजीत पवार अपनी पार्टी को छोड़कर अपने साथ पार्टी के 40 एमएलए लेकर पार्टी से निकल गए और सरकार गिराकर खुद डेप्यूटी सीएम बने। और शिवसेना के एकनाथ शिंदे 22 एमएलए और 9 एमपीज अपनी पार्टी से लेकर अलग पार्टी बनाते हैं और बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और खुद सीएम बनते हैं। और अब एनसीपी और शिवसेना दोनों ही बीजेपी के साथ हैं, जिन्हें एक टाइम पर बीजेपी सबसे करप्ट पार्टी बताया करती थी। अब ऐसे केसेस में नॉर्मली न्यूज मीडिया को ये सवाल पूछने चाहिए, लेकिन हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट के तारीफों के पुल बांधने में लगी है। मीडिया को डेमोक्रेसी का 4th पिलर कहा जाता है एंड मीडिया अगर स्ट्रांग हो तो करप्शन, स्कैम्स, हॉर्स ट्रेडिंग, इलीगल एक्टिविटीज जैसी कोई भी एक्टिविटी करने से पहले हर पॉलिटिशियन 1000 बार सोचता है। लेकिन हमारी मीडिया तो खुद ही एक जोक बनकर रह गई है। आज के दिन सिर्फ 1 या 2 ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो रियल में सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, बाकी सभी कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट और स्पेशली पीएम मोदी को प्रेज करने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, काफी सारे यूट्यूबर्स भी ऐसे हैं जो कंटिन्यूअसली ऐसे वीडियोस बनाते हैं जिससे गवर्नमेंट को प्रेज किया जा सके। अब मालदीव्स के साथ जब हमारे रिलेशनशिप्स बिगड़े, उसमें सभी ने मालदीव्स को एक मुस्लिम कंट्री कहकर साइड कर दिया और ये नहीं समझा कि मालदीव्स हमारे लिए जियोपॉलिटिकली इतना इंपॉर्टेंट है। हमें सरकार से पूछना चाहिए था कि क्यों एक छोटी सी कंट्री जो हमेशा से हमारे सपोर्ट में थी, आज वो हमारे अगेंस्ट है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो आप चाहो तो इसे भी डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। अब न्यूज मीडिया के इस तरह के जर्नलिज्म पर हंसी तो आती है, बट दुख भी होता है, क्योंकि इतनी बड़ी पावर को इस तरह से वेस्ट क्यों किया जा रहा है। ऐसा इसलिए है कि न्यूज चैनल्स का जो बिजनेस मॉडल है वो फैक्ट प्रेजेंट करने से नहीं, गवर्नमेंट के एड रेवेन्यू से चलता है। एंड इस देश का 99% मीडिया सिर्फ कुछ ही इंडस्ट्रियलिस्ट ओन करते हैं एंड यही इंडस्ट्रियलिस्ट ही गवर्नमेंट पॉलिसीज के सबसे बड़े बेनिफिशियरीज हैं। एंड ये न्यूज चैनल्स आपको इन्फॉर्म करने की बजाय एंटरटेन कर रहे हैं। न्यूज चैनल्स को जहां जनता की आवाज को गवर्नमेंट तक पहुंचाना था, वही न्यूज चैनल्स गवर्नमेंट की आवाज को जनता तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज डिबेट्स में अगर आप देखोगे तो आज तक 10 सालों में एक
भी डिबेट गवर्नमेंट से अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल इश्यूज या फिर फॉरेन पॉलिसीज पर नहीं होगा। लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारे प्रधानमंत्री ने की थी वो मनमोहन सिंह ने की थी और उसके बाद आज तक 10 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। एंड जो 1-on-1 इंटरव्यूज भी होते हैं उनमें या तो पीएम मोदी को ऑलरेडी स्क्रिप्ट दे दी जाती है या फिर कुछ इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मच हुआ है, कितना किया है और क्या बचा है। हमारे न्यूज चैनल्स ऑलरेडी जो पार्टी हार चुकी होती है उसी पर उंगली उठाते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा, कांग्रेस पार्टी ने वैसा क्यों किया, जबकि न्यूज चैनल्स की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखे। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि शायद आज भी न्यूज चैनल्स को लगता है कि यूपीए ही सरकार चला रही है और उनसे ही सवाल पूछने चाहिए। अब किसी भी डेमोक्रेसी में एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम और आप पार्लियामेंट नहीं जाते, इसलिए एक आम आदमी की आवाज ऑपोजिशन ही उठा सकती है। लेकिन न्यूज चैनल्स, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, सोशल मीडिया और इलेक्शन कमीशन ने ऑपोजिशन को इतना कमजोर कर दिया कि अगर ऑपोजिशन कुछ सवाल भी उठाए तो उसे एक जोक बनाकर रख दिया जाता है। और किसी भी डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखा जाता है और ऑपोजिशन इतना वीक नहीं होता। लेकिन ऑपोजिशन को इस तरह से कमजोर करना एक फैसिस्ट स्टेट की निशानी है। एंड यहाँ मैं पार्लियामेंट में ऑपोजिशन की बात नहीं कर रहा, बल्कि हर वो इंसान जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी भी तरह की बात करे वो ऑपोजिशन हो जाता है। एंड फैसिस्ट स्टेट में अपोज करने वाले को एंटी नेशनल बताकर डिस्क्रेडिट कर दिया जाता है। एंड इसीलिए शायद इस वीडियो के कमेंट्स में भी आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएं जो मुझे एंटी नेशनल बताएं। एक फैसिस्ट स्टेट में गवर्नमेंट और नेशन को आपस में मिक्स किया जाता है, जहां गवर्नमेंट ही नेशन है और नेशन ही गवर्नमेंट है। तो अब आप शायद समझ चुके होंगे कि इंडिया शायद एक डेमोक्रेसी नहीं, एक फैसिस्ट या फिर एक मेजॉरिटेरियन स्टेट बन चुका है। बट अभी तक एटलीस्ट हम सोशल मीडिया पर तो अपनी आवाज उठा पा रहे हैं, क्योंकि लेटेस्ट ब्रॉडकास्ट बिल के हिसाब से आने वाले टाइम में यूट्यूबर्स भी जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक न्यूज बताने का काम करते हैं उन पर भी कंट्रोल लगने वाला है। एंड बहुत जल्द हो सकता है कि यूट्यूब पर सभी जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स आपको रशिया की तरह सेम गवर्नमेंट प्रोवाइडेड स्क्रिप्ट पढ़ते हुए मिल जाएं। Influencers on TikTok who appear to be reading from exactly the same script. तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया में अभी भी एक डेमोक्रेसी जिंदा है? अगर आप ऐसा मानते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखें। बहुत जल्द ही मैं एक फंडामेंटल सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जहां आपको इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल कॉन्सेप्ट्स के बेसिक समझाऊंगा, जैसे फैसिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म। अगर आप ये वीडियो सीरीज देखना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में।